हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी बीपीएससी टीआरई 3rd और 4th की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पौधा मिट्टी से डैश प्राप्त करता है, यानी कोई एक पौधा है, कोई भी पौधा है वो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है। क्या वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, खनिज लवण प्राप्त करता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई पौधा हो तो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, ऑक्सीजन तो प्राप्त नहीं करता बल्कि क्या प्राप्त करता है, वो खनिज लवण प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं करता बल्कि क्या करता है, ये जो है ऑब्जर्व करता है। ठीक है, हवा से, वो भी ठीक है, मिट्टी से नहीं। तो मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, खनिज लवण प्राप्त करता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में जो फुटबॉल है वो तैरता रहता है, क्यों तैरता रहता है। ठीक है, फुटबॉल पानी में तैरता है, क्यों तैरता है। चमड़ा, रबर व पानी से हल्का होता है इसलिए तैरता है, या फिर उसमें हवा भरी है इसलिए तैरता है, या फिर उसमें पानी भरा है। तो पानी तो फुटबॉल में भरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्यों तैरता है, क्योंकि इसमें हवा भरी होती है इसलिए वो पानी में तैरता है। ठीक है, फुटबॉल क्यों तैरता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी हवा भरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है वो उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं ये बताना है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा है उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। कौन से चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती हैं, जो उत्पन्न होती है, यानी कि कहाँ पे उत्पन्न होती है वो चक्रवातें, ये बताना है जिससे शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में होती है। क्या वो लाल सागर में उत्पन्न होते हैं, यानी जो चक्रवात है वो क्या लाल सागर में उत्पन्न होते हैं, या फिर काला सागर में, या फिर भूमध्य सागर में। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम होती है। ठीक है, जो कि कहाँ पे उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, जो भूमध्य सागर का क्षेत्र होता है वहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जो तूफान या चक्रवात उत्पन्न होते हैं कहाँ पे होते हैं, भूमध्य सागर में, जो जिसके बाद जो है उत्तर पश्चिम भारत में क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सदिश मात्रा है। इनमें से कौन सी सदिश मात्रा है। क्या वो प्रतिबल है, दबाव है, या फिर है ऊर्जा। तो कौन सी सदिश मात्रा है, तो वो है कौन सा, प्रतिबल। प्रतिबल जो है वो सदिश मात्रा है। अगर बात करें कि सदिश राशि होती क्या है, सदिश मात्रा या फिर सदिश राशि भी होती है। सदिश राशि जो है कौन सी है, तो वो है प्रतिबल। अगर बात करें कि सदिश राशि होती क्या है, तो जो भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा, जिन भौतिक राशि होते हुए हैं, यानी जो भी भौतिक राशि होते हैं उसमें मात्रा और दिशा दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं। यानी भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं तो क्या होते हैं, वो सदिश राशि होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिबल है वो क्या है, एक सदिश राशि है। जैसे वेग हो गया, प्रतिबल हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या हो गए, सदिश राशि हो गए। तो प्रतिबल इसमें क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं। जो न्यूटन का सिद्धांत है, पहला सिद्धांत, उसको किस और नाम से जानते हैं ये बताना है। पहला क्वेश्चन है आघूर्ण का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, या फिर ऊर्जा का सिद्धांत। तो न्यूटन का जो पहला सिद्धांत है उसको किस और नाम से जानते हैं, यानी जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है या कह सकते हैं, या फिर न्यूटन के पहले सिद्धांत का जो है इसका जो है इसको और किस नाम से जानते हैं। कई बार न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी होता है, कई बार न्यूटन का पहला सिद्धांत होता है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जड़त्व के सिद्धांत से के नाम से जानते हैं। जड़त्व का जो सिद्धांत होता है न्यूटन के पहले नियम को ही कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है ये बताना है।
चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? ठीक है, पहला है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए हैं। तो चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो ये है किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, किसका सामान्य नाम है? सॉरी, सोडियम नाइट्रेट का। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सही कथन बताना है आपको। ठीक है, जो नीचे दिए हैं उनमें से सही कथन जो है वो बताना है। पहला कि उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो ऐसा तो है नहीं है कि जो उर्वरक है उनका यूज करके फसल तो अच्छी होती है लेकिन इनकी जो उर्वरता है वो बढ़ती नहीं बल्कि क्या होती है? घटती है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। दूसरा है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा है कि उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन, हाँ बिल्कुल सही, एवं जल अवशोषण की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवर के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। जो लाखों वर्ष पहले जो पौधे हैं या फिर जो जानवर उनको जो दफनाया गया है उनके जो अवशेष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? संभाव्य रिजर्व कहते हैं, या फिर जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या फिर जैव मात्रा ईंधन कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कई बार कई पौधे की पत्तियां जो होती गिर के सड़ जाती हैं, या फिर पौधे पूरे पूरे गिर के सड़ जाते हैं और दफन हो जाते हैं, या फिर जानवरों को जो दफनाया जाता है उनके जो अवशेष होते हैं क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। उनको कहते हैं क्या? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क है उसका जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप रुद्र ने कराया था, अनंत रमन ने कराया था, या फिर नरसिम्हा ने कराया था? किसने कराया था कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है निर्माण? ठीक है, तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है कहाँ पे है? तो ये जो है उड़ीसा के पुरी जिले के जो है जिले में है, कह सकते हैं। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी जिले में है। ठीक है, इसका जो है इसके निर्माण का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो ये जाता है नरसिम्हा राव को। ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम या फिर नरसिंह या नरसिम्हा कह सकते हैं। यहाँ पे नरसिम्हा जो है ऑप्शन में दिया है तो उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको नरसिंहदेव प्रथम भी मिलता है तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक जो किण्वन है उससे क्या समझते हैं? यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, या फिर दूसरा है यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करती है, या तीसरा ऑप्शन है कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। बिल्कुल सही, जो किण्वन है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्या है? पद्धति है। ठीक है, किण्वन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई थी, यानी जो पेनिसिलिन है उसके जैव प्रतिरोधी गुणधर्म जो है उसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस द्वारा ये खोज की गई थी, लुईस पैस्चर द्वारा, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था। तो पेनिसिलिन के जो जैव प्रतिरोधी गुणधर्म है उनकी खोज किसने करी थी? तो वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके द्वारा पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज की गई थी। ठीक है, अगर बात करें कब की गई थी तो ये 1928 में की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कब की गई थी? जो है 1928 में की गई थी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? ठीक है, कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं जो कि जो है विलुप्त हो रहे होते हैं तो वो खतरे की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें से बताना कि कौन सी प्रजाति खतरे की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, पहला है भारतीय गिद्ध,
दूसरा है साइबेरियन सारस होता है, ठीक है। तीसरा है भारतीय तोता। तो भारतीय गिद्ध आप सभी को पता है कि ये जो है प्रायः विलुप्त हो रहे हैं, आप बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो ये तो खतरे में है। साइबेरियन सारस भी खतरे में है क्योंकि ये भी विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन जो भारतीय तोता है ये जो है प्रजाति खतरे में नहीं है, लेकिन ये अमूमन देखने को मिलता है, ये विलुप्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है। भारतीय गिद्ध साइबेरियन सारस विलुप्त हो रहे हैं, ये प्रजाति खतरे में है, लेकिन भारतीय तोता आपको खतरे में नहीं है, यह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन में से कौन सा युग्म सही है। इन सभी विटामिन में कौन सा जो है युग्म सही है। विटामिन ई प्रजनन से होता है, यानी विटामिन ई से प्रजनन है, या फिर विटामिन बी रिकेट्स, या विटामिन सी से रतौंधी। विटामिन ई से क्या प्रजनन रोग होता है, या फिर विटामिन से रिकेट्स होता है, या फिर विटामिन सी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है विटामिन ई प्रजनन, ठीक है। विटामिन ई जो होता है वो क्या होते हैं, जो विटामिन ई होते हैं इनको रोगाणुरोधी विटामिन भी कहा जाता है। कई बार इनको रोगाणुरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह प्रजनन अंगों के सामान्य जो कामकाज होते हैं उनको बनाए रखता है, ठीक है। और साथ ही जो है एक एंटीऑक्सीडेंट गुण को भी प्रदर्शित करता है। कौन? विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई जो है इसका सही युग्म है, बाकी क्या है गलत है। सी से रतौंधी नहीं होता, बी से रिकेट से नहीं होता, ठीक है। निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है, ये बताना कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है कि शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये कला किसी शेर में नहीं होती है। दूसरा है कि हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देती। बिल्कुल सही, जो हिरण होता है उसके जो लंबे कान होते हैं उससे पता चल जाता है कि शिकारी किधर किस तरफ से आ रहा है, जो भी एक्टिविटी करता है उसको तुरंत पता चल जाता है। तो ये गुण तो हिरण के अंदर होता है, सही है। सी नंबर है कि हिरण के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर लेती, ये भी ऑप्शन सही है, यानी बी और सी ऑप्शन इसका सही है। तो बी और सी आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पक्षियों की उड़ान के अनुकूल हैं, ठीक है। यानी जो पंख होते हैं पक्षियों के, वो बताना है कि कौन सा उनके अकॉर्डिंग उड़ान के लिए अनुकूल है, ठीक है। पहला है कि शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां, बिल्कुल सही। जो उनकी हड्डियां होती वो खोखली होती, जिससे उनके शरीर का वजन जो है कम होता है, ठीक है। दूसरा है कि उनके शरीर को हाँकने वाले पंख, उनके जो पंख होते हैं वो हाँकने के काम आते हैं, यानी कि उड़ने के काम आते हैं, ये भी सही है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर, ये भी सही है। मजबूत मांसपेशियों वाले पंख, ये भी सही है। तो इसमें सही सभी ऑप्शन सही हैं, ए बी सी और डी। तो ए बी और सी आपका तीसरे नंबर पे है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी जो है अनुकूल हैं पक्षियों के उड़ने के लिए, सभी सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। कौन सी जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। क्या वो मलाक्का जल डमरू मध्य है, बोरिंग जल डमरू मध्य है, या फिर जिब्राल्टर का जो है यहाँ पे का होगा जल डमरू मध्य है। तो ये कौन सा है? ये है बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है। कौन सी जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य, किसके जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट, सबसे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां के बुनकरों को, वहां के बुनकर हैं उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या वो पटना जिला के हैं, गया जिला के हैं, या फिर है पूर्वी चंपारण के? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं गया जिला के। गया जिला के जो बुनकर हैं उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है वीवर्स ऑफ होप। उसको क्या किया गया है? यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
ठीक है, तो किस जिला के हैं? गया जिला के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यह शर्करा को मांड में बदलती है। बिल्कुल नहीं, ये शर्करा को मांड में नहीं बदलती है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा कि यह खाने में लार मिलाती है। हाँ बिल्कुल सही, जीभ का जो काम होता है खाने में लार मिलाने का काम होता है, ये सही है। इसकी सतह पर लार ग्रंथियाँ होती हैं, जी नहीं। खाने के स्वाद की पहचान करना इसका काम होता है। जो जीभ होती है वो खाने में लार मिलाती है और खाने के स्वाद की पहचान करती है। तो ये दो जो है क्या है, ये जो विशेषताएं जीभ से संबंधित है, तो बी और डी इसमें कहाँ पे है? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जीभ का जो विशेषताएं या फिर जो काम है वो खाने में लार मिलाना है, साथ में खाने के स्वाद की पहचान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? लोगों को हिंसा के लिए या फिर निजी क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का प्रचार करना या फिर सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ। किस तरीके से किया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग लोगों की हिंसा के लिए किया जाए तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग लोगों की हिंसा के लिए किया जाए तो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है हर साल, ये किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो हर साल विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? क्या वो अशोक थे, चंद्रगुप्त थे या फिर कुमारगुप्त थे? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है जो कि बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, आप सभी को पता ही होगा, ये इसके जो संस्थापक कौन है? तो वो है कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त हैं। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। लगभग जो आपकी तैयारी है हो रही होगी। ठीक है, अगर आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी या पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये आपके जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अगर इन्फॉर्मेटिव है, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो इसको लाइक भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक